शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, लगभग 12 पार्ट उसमें आ चुके हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज अगला भाग होगा। हम लोग पीछे भाग में देखे थे कि हिंदी के भारतीय संविधान में क्या स्थितियां हैं, मतलब भारतीय संविधान में हिंदी का कहाँ कहाँ और कितने अनुच्छेदों में किस प्रकार से उल्लेख किया गया, इन सारी चीजों की चर्चाएं चल रही थी। ठीक है, इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय जो भाषाएं थी उस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर धीरे धीरे संशोधन हुए, 21वां संशोधन हुआ, 71वां हुआ, फिर 92वां संशोधन हुआ। धीरे धीरे करके क्या हुए, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया। ठीक है, वर्तमान समय की स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दर्ज हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत का गृह मंत्रालय भी कुछ भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा के रूप में दर्जा देता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने ये भी आपको बताया था कि भारत के संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा तथा उसके विषय में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि भारत की राजभाषा क्या होगी और उससे संबंधित विभिन्न सारे तथ्यों को उल्लेख किया गया कि मतलब किस प्रकार से कहाँ प्रयोग की जाएगी या सरकारी कार्यकाज की किस प्रकार से भाषा राजभाषा होगी। तो तीन तीन तरीके से मैं आपको बताया था कि राजभाषा या हिंदी भारतीय संविधान में क्या स्थितियां रखती है। ठीक है, अनुसूची 8 और भारत सरकार का गृह मंत्रालय और ये भाग 17। ठीक है, इन्हीं तीनों में से आप दो को तो देख चुके हैं, भाग 17 को देखेंगे। भाग 17 को मैंने 4 भागों में विभाजित किया था। उन 4 भागों को मैंने अनुच्छेदों में बांट रखा था। अगर आपने नहीं देखा तो इसके पीछे का पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक का आपका सफर होगा। उसी बीच में जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप उन्हें देखेंगे, उनका क्या अर्थ है और ये क्यों रखे गए हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारा होगा भाग 17 में जो पहला हमने विभाजन किया था, संघ की राजभाषा। ठीक है, पहला हमने विभाजन क्या किया था, संघ की राजभाषा। मैंने चारों विभाजन कल के पार्ट में बता रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला संघ की राजभाषा है अनुच्छेद 343 से 344 तक। ठीक, आर्टिकल 343 से 344 में क्या है, अगर आपसे पूछ दे अनुच्छेद 343 से 344 में क्या है, तो है संघ की राजभाषा। अब उस 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि की हिंदी होगी। ठीक है, जो संघ की अर्थात आपके भारत के जो पूरा राज्य है, भारत क्या राज्यों का ही संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ की जो भाषा होगी वो देवनागरी लिपि की हिंदी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक, संविधान के लागू होने के, देखिए देवनागरी लिपि हिंदी को तो संघ की राजभाषा बनाया ही गया, साथ ही साथ जब संविधान लागू हुआ था उसमें 15 वर्षों तक यह प्रावधान किया गया था कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी आपकी राजभाषा होगी। ठीक है, मतलब जितना योगदान हिंदी का होगा उतना ही अंग्रेजी का होगा। देखिए, अंग्रेजों ने ऐसी प्रणाली बना दी थी कि हम चाह के भी उनकी लैंग्वेज को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक ये प्रावधान किया गया कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी आपकी राजभाषा होगी। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 में लिखा है। ठीक है, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संविधान के लागू होने के 13 वर्षों तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। ठीक है, आगे चलकर देखिए अधिनियम आया 1963 में, एक अधिनियम आया फिर राजभाषा अधिनियम 1963। जब राजभाषा अधिनियम 1963 आया तो उसमें यह कहा गया कि ये 15 वर्षों का प्रावधान हम समाप्त करते हैं और इसे अनिश्चितकालीन तक राजभाषा हम बना के रखते हैं। ठीक है, तो फिर राजभाषा अधिनियम आता है 1963, उसमें 15 वर्ष के समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ये प्रावधान था संविधान में आरंभ में कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी की राजभाषा के रूप में कार्य करेगी, अब उसे समाप्त करके अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। मतलब उसे खत्म नहीं किया गया, उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, उसका कार्य पीरियड अनिश्चित काल कर दिया गया, क्योंकि हिंदी के साथ साथ हमारी अंग्रेजी भी राजभाषा होगी। आप इतना जानते रहिए। ठीक है, कि अनुच्छेद 343 ये कहता था
कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और साथ ही साथ 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भी होगी। लेकिन बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 आता है जो इस 15 वर्षों की अंग्रेजी का प्रावधान समाप्त कर देता है और कहता है कि अनिश्चित काल के लिए हमारी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी कार्य करेगी। मतलब हिंदी और अंग्रेजी वर्तमान समय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राजभाषाएं हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 343 कहता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं बोलता भी हूँ, अगर आपको कहीं देखने में भी प्रॉब्लम होती हो तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मेरे अनुसार बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा क्योंकि हाई क्वालिटी का मैंने कैमरा लगा दिया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 344 देखिए, अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग तथा संसद की कमेटी का भी गठन होगा। मतलब भाषा के लिए एक राजभाषा आयोग होगा और उसके साथ संसद की एक कमेटी भी गठित की जाएगी। ठीक है, और देखिए जब संविधान 1950 में लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 वर्ष बाद मतलब 1955 में संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद 1955 में एक वीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, राजभाषा आयोग तथा संसद की कमेटी का भी गठन होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 344 के तहत। ठीक है, अब संविधान लागू हो गया 1950 के 5 वर्ष उपरांत 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, देखिए जो राजभाषा आयोग होगा वह इस राजभाषा से संबंधित बहुत सारी समीक्षाएं करेगा, उसके प्रयोग अनुप्रयोग के विषय में बात करेगा। ठीक है, वही इसका कार्य होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 344 में किया गया है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन करेगा, मतलब उसे भंग करके उसका पुनर्गठन करेगा प्रति 5 वर्ष बाद। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा पुनर्गठन किया जाएगा। यहाँ तक ये तथ्य आप जानते रहिए। 344 में क्या दिया गया है? राजभाषा से संबंधित आयोग होगा और राज्यसभा का भी में भी एक गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक संसद की कमेटी भी बनेगी जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के होंगे। मैंने यहाँ कहा ना कि राजभाषा आयोग तथा संसद की कमेटी का भी गठन होगा। मतलब एक तो राजभाषा आयोग होगा ही, एक संसद की भी कमेटी होगी जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 20 सदस्य होंगे लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के, मतलब इस संसद की कमेटी में। और ये जो कमेटी राजभाषा आयोग का बनेगा, इसे प्रति 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? भंग करके नया गठित करेगा। ठीक है, पहला कब बना था जानते रहिए, 1955 में बना था। बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना था। मतलब 2 आयोग की तरह कार्य करेंगे, एक राजभाषा आयोग होगा, एक संसद की कमेटी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 344 में ये कहा गया। तो ये प्रथम भाग था संघ की राजभाषा, जिसका उल्लेख 343 से 344 तक किया गया था। अब आपका दूसरा भाग आता है अनुच्छेद 345 से 347 तक, उसे देख लेते हैं। देखिए भाग 17 के अंतर्गत दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, पहले आपने देखा संघ की राजभाषा 343 से 344, दूसरा इसका पार्ट था क्षेत्रीय भाषा जिसका अनुच्छेद है 345 से 347। मतलब 3 अनुच्छेद आपको देखने हैं, अनुच्छेद 345, 346 और 347। ठीक है, देखिए क्या क्या कहा गया है तीनों अनुच्छेदों में। पहला जो है अनुच्छेद 345, उसमें कहा गया कि राज्यों की राजभाषाएं, मतलब जैसे भारत की एक राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी 2 घोषित की गई संविधान के अनुसार, हिंदी और अंग्रेजी को, उसी तरीके से राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होंगी। उसमें हिंदी तो होगी क्योंकि भाई भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, मतलब संघ सबसे पावरफुल है, केंद्र से भी राज्यों से भी पावरफुल संघ होता है, तो राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए राज्यों की राजभाषा में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक तो हिंदी है, दूसरे नंबर पे क्या है? उर्दू है, 1989 में इसे मान्यता मिली। दूसरा उत्तराखंड में देखेंगे वहां भी हिंदी और संस्कृत है। ठीक है, ऐसा नहीं देखिए हिंदी किसी के ऊपर थोपा नहीं गया था, इसलिए राज्यों को भी स्वतंत्रता दी गई थी कि उसकी भी अपनी राजभाषाएं होंगी। ठीक है, अब वो अलग बात है कि राज्य केंद्र के अनुपालन में हिंदी को अपना ले, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई थोपा नहीं गया है कि हिंदी ही आप अपनाइए। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा का अंतर्गत 345 का अनुच्छेद आप देखेंगे तो राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख है। राज्यों की राजभाषाओं में अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 हैं, हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत है। इसी तरीके से अंदर राज्यों में, पश्चिम भारत के राज्यों में भाषाएं अलग हो जाती है, तमिल तेलुगु वाली भाषाएं सब आ जाती है। ठीक है, वहां अक्सर द्रविड़ परिवार की भाषाएं ज्यादा प्रचलित हैं। तो अनुच्छेद 345 में आपसे पूछ देगा तो राज्यों की राजभाषा होंगी, समझ में आ गया? राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होंगी, उसका वर्णन अनुच्छेद 345 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 346 की अगर बात करें, 345 बाद अनुच्छेद 346 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक राज्य अगर दूसरे राज्य से संवाद करता है या केंद्र से संवाद करता है तो उसकी भाषा अंग्रेजी होगी, मतलब वो माध्यम अंग्रेजी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कोई संवाद करता है या उत्तर प्रदेश
केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार से कोई संवाद करता है तो उसकी राजभाषा क्या होगी, अंग्रेजी का माध्यम होगा। ठीक है, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से या केंद्र से संवाद की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, इसकी भाषा, संवाद की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, ध्यान दीजिएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य केंद्र से अगर संवाद करता है तो उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अंग्रेजी। ठीक है, तो 346 में ये उल्लेख है कि मैंने लिख भी दिया, एक राज्य तथा द्वारा दूसरे राज्य से या केंद्र से संवाद की भाषा अंग्रेजी। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद आपका आता है 347, आर्टिकल 347। ये क्या कहता है, इसका 347 का मतलब यह है कि किसी राज्य में अगर किसी वर्ग द्वारा कोई बोलियां बोली जाती है या भाषा का रूप धारण कर लिए तो उसका उल्लेख 347 में किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। जैसे अगर हम देखिए, अगर भोजपुरी भाषा के लिए, तो भोजपुरी भाषा को अगर चाहे तो राष्ट्रपति संविधान में स्थान दे सकता है। उसके जो भी मानक होंगे अगर वो पूरा करती है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो संविधान में स्थान दे सकता है भोजपुरी को, जिस प्रकार से मैथिली को दिया गया है। मैथिली संविधान में अनुसूची 8 में उल्लेखित है। ठीक है, राष्ट्रपति ने उसे मान्यता दी है, तो चाहेगा तो भोजपुरी को भी दे सकता है। तो ये प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 347 में किया गया है कि राज्य के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह प्रावधान यहाँ है, तो 347 में जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने मैथिली को भाषा का दर्जा दिया था अनुसूची 8 में, उसी प्रकार से चाहे तो भोजपुरी को दे सकता है। भोजपुरी को है नहीं अभी केवल मैथिली को। ठीक है, मैथिली को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगभग 2003 के आसपास इसे मान्यता मिली थी। ठीक है, अनुसूची 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गई। तो ये था तीन आपका अनुच्छेद 345, 346, 347। ठीक है, इसमें जो जो प्रावधान था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज जानते रहिएगा। यहाँ पे भाषा के आगे अंग्रेजी लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। देखिए, भाग 17 में जो तीसरा विभाजन था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के संबंध में। ठीक है, जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की या उससे अधीनस्थ जो न्यायालयों की भाषा होगी उससे संबंधित यह इसमें अनुच्छेदों का वर्णन किया गया। ठीक है, ये है अनुच्छेद 348 और 349। आपने 343, 344 देख ली, संघ की राजभाषा। फिर भाषाओं के क्षेत्रों को देख लिया 345 से 47 तक। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उससे अधीनस्थ न्यायालयों की जो भाषाएं होती हैं उनको देखेंगे 348 से 349 तक। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 348, इसमें यह कहा गया है कि आपका जो अधिनियम आता है, मतलब राज्य केंद्र सरकारों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो अधिनियम लाए जाते हैं या जो बिल पास किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी उन सबकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं चाहे केंद्र सरकार हो, अगर संसद में कोई बिल लाती है या कोई अधिनियम लाती है, चाहे राज्य सरकार हो विधानसभा में कोई अधिनियम या बिल लाती है, तो उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य दिवसों की भाषा होगी वो भी क्या होगी, अंग्रेजी होगी। उसका प्रावधान अनुच्छेद 348 में कहा गया है, अधिनियम, बिल तथा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। यह केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में है। मतलब अगर किसी राज्य की विधान परिषद में या किसी राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद में कोई बिल या अधिनियम आता है, या संसद में किसी भी प्रकार का बिल या अधिनियम आता है, तो उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, और किसी भी राज्य का न्यायालय करेगा या आपका सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो भी उसकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 348 में। 349 में कहा गया है कि अगर आपको भाषा से संबंधित कोई भी संशोधन करना है, अगर वो कोई सरकार प्रावधान में लाती है, भाषा से संबंधित संशोधन करना चाहती है, या कोई राज्य सरकार प्रस्ताव ऐसा भेजती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतलब बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के आप भाषा से संबंधित कोई संशोधन नहीं कर सकते। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 349 में। ठीक है, भाषा से संबंधित कोई कानून लाना है या कोई परिवर्तन करना है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। मतलब राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देगा आप कोई संशोधन या कोई कानून नहीं ला सकते भाषा से संबंधित। ठीक है, अदर मामले में भी ऐसा है, लेकिन आप यहाँ भाषा को पढ़ रहे हैं तो भाषा को जानिए। ठीक है, तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, भाग 17 का तीसरा भाग था। ठीक है, अब इसमें जो चौथा है वो विशेष कुछ अधिनियम है 350, 351, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, भाग 17 का जो चौथा भाग था इसमें कुछ विशेष उपबंध आपको बताए गए हैं अनुच्छेद 350 से 351 तक। ठीक है, मतलब कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 350 से 351 तक। देखिए, इसमें कहा गया है 350 में कि याचिका की भाषा
किसी भी कोई भी भाषा हो सकती है। मतलब जो आप याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों में, कोई भी भाषा में कर सकते हैं, या आप किसी सक्षम अधिकारी के पास अपनी याचिका लेके जाते हैं तो वो भी किसी भाषा में हो सकती है। हालांकि ऐसा देखा जाता है प्राय कि जो उस क्षेत्र की भाषाएं होती है उसी में वह लिखी जाती है, लेकिन आपके संविधान में कहा गया है कि याचिका की भाषा कोई भी हो सकती है। यह केंद्र सरकार के भी संबंध में है और राज्य सरकार के संबंध में। मतलब आप राज्य सरकार या उसके सक्षम अधिकारी या हाई कोर्ट के में कोई याचिका दायर करते हैं तो भी आप अपनी किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और केंद्र सरकार के सक्षम किसी अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करते हैं तो भी अपनी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः व्यक्ति अपनी मातृभाषा से इतर या जो उस राज्य की एक मानक भाषा होती है उसी का प्रयोग करता है। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके अनुच्छेद 350 के अनुसार। ठीक है, 350 में फिर एक खंड बना दिया गया 350 का ए, जिसे 350 का क कहते हैं। मतलब ये संविधान में संशोधन हुआ होगा तभी 350 का ए बना। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्राथमिक स्तर पर आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जो आपका अभी 320 में आया है शिक्षा का एक नया अधिनियम, उसमें भी यही कहा गया है। ठीक है, 2020 में जो आया था, तो 350 के पहले में ये कहा गया कि आपको जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षाएं दी जाएंगी वो मातृभाषा में दी जाएंगी। ठीक है, आपकी जो मातृभाषा होगी उसी में वो शिक्षा दी जाएगी, ताकि आपको एक बेहतर वातावरण मिल सके और आप अच्छे तरीके से सीख पाए। ठीक है, ये अनुच्छेद 350 के क में कहा गया। फिर 350 का ख आया, या आप इसे 350 का बी कह सकते हैं या ख कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जिनमें मतलब किसी क्षेत्र में ऐसे लोग जो उस भाषा को बोलने वालों की संख्या कम है, उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं ना, कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या न्यूनतम है तो उनको भाषाई अल्पसंख्यक में रखा जाता है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उनके विकास के लिए, उनके कार्यकाज के लिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 350 के डी में कहा गया या ख में कहा गया। फिर आपका लास्ट आता है अनुच्छेद 351। ठीक है, इसमें कहा गया आर्टिकल 351 में कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार सरकार को चाहे तो ऐसी कोई योजना ला सकती है या कोई ऐसा प्रचार प्रसार का माध्यम बना सकती है आपकी राजभाषा हिंदी को प्रचारित करने के लिए। ठीक है, मतलब हिंदी को आपको मिलजुला जुला के बढ़ावा देना है। ठीक है, लेकिन आपके संविधान में इतना जानते रहिए, दो राजभाषाओं का उल्लेख है, एक हिंदी दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखिए 343 से 351 तक जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उन सबकी चर्चाएं मैंने कर दी है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको प्रश्न बनेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देखिए संविधान में हिंदी का क्या स्थान था और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना था, वो सारी चीजों की चर्चाएं हो गई हैं। मतलब संविधान में हिंदी की स्थिति आपने पूर्णतः देख ली है। ठीक है, अब यहाँ से आपको भाषा से संबंधित, भाषा के प्रकार, हिंदी, हिंदी का विकास, लिपियां, बोलियां और ये संविधान में हिंदी, ये सारे टॉपिक समाप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ से कोई आपका ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं। अब आपको लिपियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी आपकी लिपियां रह गई हैं, लिपियों के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरे ध्यान से शायद न था लेकिन लिपियां आपकी छूट रही हैं। लिपियां जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आपकी देवनागरी लिपि, ये सारी लिपियों का भी एक संक्षिप्त परिचय आप जान जाएंगे तो आपको बेहतर होगा। मतलब आप हिंदी अगर पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो अब आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, लिपियों से संबंधित चर्चाएं की जाए।